तो फिल्म के शुरू में पुष्पा जापान में याकोहामा पोर्ट पर दिखाई देता है, जहां वो अपने माल का पैसा लेने आया है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये रियलिटी नहीं बल्कि पुष्पा का सपना है। बट वेट भाई, ये कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। और सपना सिर्फ वो था जिसमें पुष्पा बचपन में पानी में गिरा था, मगर ये जापान वाला सीन भी उसी के साथ डालकर मेकर्स ने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है। असल में ये पूरा जापान वाला सीन एक्चुअल में पार्ट 3 की टाइमलाइन से लिया गया है और फिल्म देखकर हमें लग रहा है कि ये बस पुष्पा का एक छोटा सा सपना था। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मेकर्स ने इसलिए किया ताकि ऑडियंस इस सीन को ज्यादा सीरियसली न ले, जबकि मेकर्स इस सीन में पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए कॉलबैक छोड़ रहे हैं, जो कि इसका पार्ट 3 देखने के बाद ही हमें सही से समझ में आएंगे। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इस सीन में गोली लगने के बाद पुष्पा पानी में गिर जाता है और यहाँ से ये सीन खत्म हो जाता है, जबकि ट्रेलर में हम पुष्पा को पानी से बाहर निकलता भी देखते हैं। एंड इस सीन में भी पुष्पा ने वही कपड़े पहने हैं जो इस सीन में गिरते हुए पहने थे। तो इसका मतलब है कि ये सीन इस सीन के बाद का कंटिन्यू सीन है, लेकिन ये हमें फिल्म में सिर्फ पानी में गिरने तक ही दिखाया गया है, बाहर निकलते हुए नहीं। जबकि होता कुछ यूं है कि पुष्पा पानी में गिरता है और कुछ पास्ट विजुअल आने के बाद दोबारा बाहर निकलकर इन सबको मारता है, जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं। बाकी भाई फिल्म में इसके ट्रेलर्स के और बाकी प्रमोशन मटेरियल के और भी कई सारे सीन हैं जो कि नहीं दिखाए गए हैं एंड जिसकी की हर तरफ चर्चा हो रही है। सभी यूट्यूबर्स यही बोल रहे हैं कि ये सीन मिसिंग है, वो सीन मिसिंग है, वगैरह वगैरह। तो भाई इस वीडियो में हम उन्हीं मिसिंग या डिलीटेड सीन्स को एक्सप्लेन करके पार्ट 3 की कहानी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। तो जब पुष्पा जापान में एक कंटेनर के अंदर मिलता है तब वो कहता है कि कंटेनर में 40 दिन क्या मक्खियां मारता मैं, इसलिए ये जापानी सीखने वाली किताब पढ़ ली। बट अब सवाल ये आता है कि पुष्पा 40 दिन से कंटेनर में क्या कर रहा था और वो कंटेनर में ही क्यों आया। तो भाई अगर आपको याद है तो काफी टाइम पहले वेयर इज पुष्पा नाम से एक वीडियो रिलीज हुआ था इसके प्रमोशन मटेरियल का, जिसमें बताया गया था कि गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। एंड फिर बताया जाता है कि 1 महीने से पुष्पा का कोई पता नहीं है। तो भाई ये 1 महीना इन्हीं 40 दिनों में से है जिसमें पुष्पा जेल से भागकर जंगल जाता है और फिर इस कंटेनर में जापान। बाकी यहाँ पर पुष्पा ने मजदूरों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो भाई हो सकता है कि जंगल में किसी मजदूर के कपड़े पुष्पा ने पहने हो और अपने खून से भीगे कपड़े वहीं छोड़ दिए हों, जो कि बाद में पुलिस को मिलते हैं, जिसे वो पुष्पा को मरा हुआ घोषित करते हैं। बाकी पुष्पा इस कंटेनर में घुसकर क्यों जाएगा, वो डायरेक्ट भी तो जा सकता है। तो भाई इसका जवाब हम थोड़ी देर में आपको देंगे। सो फिल्म के एंड क्रेडिट में हमें ये कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि किसी जगह को ब्लास्ट कर रहा है। और अगर आपको याद है तो वीर प्रताप रेड्डी जो कि सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि वो पहले कोयले की खदानों में काम किया करता था और अब यहाँ तक वो कोयले की खदानों से नहीं बल्कि लाशों के ढेर से पहुंचा है। उसने कई लोगों के खून किए हैं। एंड भाई अब उसका छोटा भाई कोयले की खदानों को संभालता है, जिसे कि पुष्पा ने मार दिया है। तो ये बंदा यहाँ पर बम ब्लास्ट करता है और अगर हम इसके बम ब्लास्ट करने के तरीके को देखें तो ऐसा लगता है कि ये कोई प्रोफेशनल बम ब्लास्ट करने वाला बंदा है। मतलब ये बम ब्लास्ट का काम काफी समय से कर रहा है। जिस तरह से ये बम का डेटोनेटर पकड़ता है और जैसा इसका सारा सेटअप है, यही लगता है कि ये बम ब्लास्ट का कोई पुराना खिलाड़ी है। और क्योंकि वीर प्रताप कोयले की खदानों में काम करता था और अब खदानें उसकी ही हैं, तो भाई मे भी ये बंदा उन्हीं खदानों में बम ब्लास्ट का काम करता था वीर प्रताप रेड्डी के साथ मिलकर। साथ ये इन दोनों का या वीर प्रताप रेड्डी का कोई करीबी हो जो कि पुष्पा से इन दोनों की मौत का बदला ले, क्योंकि वीर प्रताप इस सीन में कहता है कि वो नहीं आया जिसे आना चाहिए था। तो जिस तरह से सेंट्रल मिनिस्टर ये बात कहता है वो किसी करीबी के बारे में ही थी। बाकी फिर कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना मैसेज भेजा है। एंड फिर इस गुलदस्ते में एक डेविल का फेस दिखाई देता है जो कि इस कैरेक्टर का मैसेज था, क्योंकि उसके पीछे भी उसी फेस का लोगो है। बाकी सेम ऐसा ही डेविल फेस हम बुलेटी परिवार की शादी में भी देखते हैं। मगर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि वीर प्रताप के घर जो डेविल फेस जाता है उसकी आंखें येलो है और पुष्पा के पास जो फेस जाता है उसकी रेड। तो भाई इसका मतलब है कि जिसने भी ये डेविल फेस भेजे हैं वो वीर प्रताप को बता रहा है या मैसेज दे रहा है कि तैयार हो जाओ, अब समय आ चुका है बदला लेने का। एंड भाई वैसे भी ट्रैफिक लाइट में येलो कलर का मतलब तैयार रहना ही होता है और रेड का मतलब खतरा। तो जिसने ये डेविल फेस भेजे हैं वो वीर प्रताप को तैयार होने को बोल रहा है और पुष्पा को उससे खतरा है, क्योंकि रेड आंख वाला ये डेविल फेस पुष्पा की फैमिली में जाता है। बाकी मे भी ये डेविल फेस एक बम भी हो सकता है और फिर वो यहाँ से उसे ब्लास्ट करता है। खैर इसके बारे में मैंने काफी कुछ इस वीडियो में बताया हुआ है। साथ ही ये भी कि ये शेखावत नहीं है जो कि ज्यादातर लोगों को लग रहा है, तो आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन देख लेना। तो भाई इस कैरेक्टर के बारे में रूमर्स है कि इसे विजय देवरकोंडा प्ले करेंगे, क्योंकि ये उनका पुष्पा फिल्म को लेकर एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने तीनों पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, दी राइज, दी रूल और दी रैम्पेज। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ट्वीट उन्होंने पुष्पा पार्ट 1 रिलीज होने के 25 दिन बाद किया था। मतलब पार्ट 1 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और देवरकोंडा ने ये ट्वीट 11 जनवरी 2022 को किया था, यानी फिल्म रिलीज के 25 दिन बाद, जिसमें उन्होंने ये लिखा था। तो भाई इसका मतलब है कि पुष्पा फिल्म शुरू से ही एक ट्रियोलॉजी थी और देवरकोंडा इस फिल्म में पहले से ही थे, एकदम शुरू से। सो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोग तीनों फिल्मों के कई सीन्स में भी एक साथ ही शूट कर रहे हैं। एंड ये जो सीन्स गायब हुए हैं जो ट्रेलर में थे मगर फिल्म में नहीं है, तो ये सीन्स पार्ट 3 में अब हमें दिखाई
दिखाई देंगे। बाकी ये वाला सीन जिसमें पुष्पा किसी पुलिस स्टेशन या किसी बड़े आदमी से मिलने आया है, शायद किसी मिनिस्टर से, क्योंकि ये गन्समैन देखकर मुझे वैसे ही फील आ रही है। तो ये वाला सीन भी पुष्पा 2 के ट्रेलर में तो था मगर फिल्म में नहीं था। अब वैसे भी पार्ट 2 में पुष्पा सिर्फ एक बार स्टेशन जाता है एंड तब भी उसने ये शर्ट पहनी थी, ये नहीं। बाकी इस सीन में केशवा नहीं है जो कि हमेशा पुष्पा के साथ उसके पीछे रहता है, तो आई थिंक कि इस ब्लास्ट में केशवा मर जाता है। बाकी इस जापान वाले सीन में ये जो बंदा पुष्पा से हिंदी में बात करने आता है, तो आई थिंक कि इसके तीसरे पार्ट में पुष्पा का साथ यही देगा और साइड कैरेक्टर बन जाएगा। तो भाई इस सीन में पुष्पा पुलिस स्टेशन में जा रहा है मे बी, एंड ये सीन पार्ट 3 का हो सकता है और मे बी यहीं से उसे पुलिस पकड़े, क्योंकि इस सीन में इसकी ये शर्ट और इस सीन में पुलिस वालों के पास ये शर्ट एक ही है। तो आई होप कि यहीं पर पुष्पा को पकड़ा जाता है और यहीं से वो भाग जाता है। बाकी मैंने बोला था ना कि पुष्पा को कंटेनर में जाने की क्या जरूरत है, तो भाई पार्ट 2 के एंड में हम देख चुके हैं कि सब लोग एक हो चुके हैं पुष्पा को झुकाने के लिए, शासन, प्रशासन और गैंगस्टर भी। तो इसीलिए पुष्पा को गिरफ्तार किया जाता है और जब वो भाग निकलता है तो उसके खिलाफ वारंट निकल सकते हैं, जिससे हर जगह चेकिंग हो, जिसकी वजह से वो चोरी छुपे इस कंटेनर में जापान निकलता हो। बाकी भाई ये सीन जिसमें शेखावत नदी में है, तो ये सीन भी पार्ट 2 के ट्रेलर में है मगर फिल्म में नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये पार्ट 3 का सीन है और इससे पता चलता है कि शेखावत उस आग में बच गया था, जला नहीं, तभी तो यहाँ नदी में है एंड तभी तो ये गाना है, अरे दीवानो मुझे पहचानो। मतलब वो जला नहीं, बच गया है, उसे हम पहचान सकते हैं, वो एकदम पहले जैसा ही है। बाकी भाई लाल चंदन की बात करें तो अभी माल सिर्फ श्रीलंका पहुंचा है, तो हो सकता है कि वीर प्रताप का ये आदमी जो कि देवरकोंडा हो सकता है, ये उस माल को श्रीलंका से अपने कब्जे में ले ले और खुद जापान बेच दे या भेज दे। एंड इसीलिए पुष्पा यहाँ पर आया है, क्योंकि वो कहता है ना कि मेरा माल तो जापान आया मगर जापानी पैसा उसके पास नहीं आया। तो हो सकता है कि पैसा किसी और के पास गया हो या कोई और उसे लेना चाहता हो। बाकी भाई यहाँ पर लड़ झगड़ कर पुष्पा इसके साथ डील फिक्स करता है, क्योंकि उसके पास हवाला का नोट होता है जो कि इनका कोड है। खैर इसके बाद पुष्पा दोबारा इंडिया आता है, जहाँ फिर वो जंगल में शेरों को मॉनिटर करने वाले कैमरा में दिखाई देता है। अब इस सीन में पुष्पा उसी एटीट्यूड में है, प्लस उसके हाथों में सोना है। तो ये सीन जेल से भागने के जस्ट बाद का तो नहीं है, बल्कि जापान से ये डील फिक्स करने के बाद का है, क्योंकि वो 40 दिन तो कंटेनर में वैसे ही था और न्यूज में भी आता है कि 1 महीने से पुष्पा गायब है। तो डेफिनेटली ये सीन जापान से आने के बाद का है। अब क्योंकि वो जापान से फुल पैसा लेकर और ताकतवर हो चुका है और ये फुटेज वो अपने लोगों को दिखाने के लिए छोड़ता है, ताकि उसके चाहने वाले जान जाएं कि पुष्पा जिंदा है। बाकी इस जोली रेड्डी वाले सीन की अगर बात करें तो ये भी फिल्म में नहीं है, बस ट्रेलर में था। तो ये भी पार्ट 3 का है एंड आई थिंक कि इस सीन में जोली रेड्डी को किसी ने कहा होगा कि अब तो पुष्पा का कुछ नहीं कर पाएगा, वो तेरी पहुंच से बहुत दूर है। और फिर जोली रेड्डी इस कहने वाले के सिर पर गन रखकर बोलता है कि पुष्पा को तो मैं ही मारूंगा, एंड इसीलिए वो वीर प्रताप से भी जाकर मिलता है। बाकी इस सीन में शेखावत यहाँ कहता है कि पार्टी होगी पुष्पा। तो भाई ये सीन भी फिल्म में नहीं है, सिर्फ ट्रेलर में है। तो आई थिंक कि ये पार्ट 3 का वो सीन है जब पुष्पा शेरों को मॉनिटर करने वाले कैमरा में दिखाई देता है और उसे न्यूज पर दिखाते हैं एंड शेखावत यहाँ वो न्यूज देखकर, ये अपने रेडियो पर सुनकर ही बोलता है कि पार्टी होगी पुष्पा, इब होगी पार्टी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पुष्पा पार्ट 2 के डिलीटेड या मिसिंग सीन्स की बात की। बाकी आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने काफी थ्योरीज और डिटेल्स फिल्म के बारे में बताई हुए हैं। और हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए।